नमस्कार सभी को। मैं विकास ब्राह्मण आप सबका स्वागत करता हूं रूट केयर फाउंडेशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे खास एक मुद्दे पे, जो है वुमेन एम्पावरमेंट। आज हम बात करेंगे रूट केयर फाउंडेशन का जो प्रेजेंट और फ्यूचर रोल है वुमेन एम्पावरमेंट में, उसके ऊपर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बिहार प्रदेश मंत्री सुश्री लक्ष्मी कुमारी जी। आइए सबसे पहले हम लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं, उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सभी को नमस्ते। विकास जी नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, मतलब इतना वेट करने के बाद आखिर फाइनली हम आ ही गए आरसीएस के पेज पे। जी तो जी, सभी हमें से भी मिलकर बहुत बहुत अच्छा अच्छा लग लग रहा रहा है। है। जी। जी। तो तो आज आज का जो विषय है। जी जी बोलें सर, विकास जी। बोलें मैडम। जी जी। जी जी। आज का जो विषय है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है, और जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी थी तो हमें लक्ष्मी जी से अच्छा और कोई ऐसा रोल, ऐसा कोई ऐसा हमें पर्सनालिटी नहीं मिला अपने क्षेत्र में जिसको लेके हम आए, ताकि और भी जो वुमेन है और भी जो गर्ल्स हैं उनका थोड़ा हौसला बढ़े और ये सफलता के कुछ मंत्र दें। तो आज की खास बातचीत में हम जुड़ेंगे। 1 मिनट का मैं समय लूंगा और उसमें मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक हैं वो इस लाइव को शेयर करें, ताकि ये हमारा जो लाइव है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। तो मैं अभी सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस लाइव को शेयर करें। और सिर्फ 1 मिनट का समय है। तब तक मैं एक बार फिर से आप सबको बता दूं कि आज हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद हैं, रूट केयर फाउंडेशन का जो रोल है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, फ्यूचर रोल और अभी वो क्या कर रही है, इन सभी बातों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रूट केयर फाउंडेशन की सदस्य, महिला सदस्य लक्ष्मी कुमारी जी, जो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बिहार की प्रदेश मंत्री भी हैं। तो इतनी छोटी सी उम्र में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने कैसे ये जो है मुकाम हासिल किया। देखिए अभी तो आगे आपको और जाना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन आप उस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं जहां पे लड़कियां घर से बाहर भी निकलने में डरती हैं, कतराती हैं। और बिल्कुल। उस क्षेत्र से आप बाहर निकल के और यहाँ तक पहुंची हैं, तो आपको समाज ने कैसे स्वीकार किया? आप पहले 2 शब्दों में इस बात का आप मुझे जरा इस पे प्रकाश डालें। अगर दो शब्दों में कहा जाए तो संघर्ष तो बहुत लंबा रहा, लेकिन कहा जी जाता है कि संघर्ष के आगे ही जीत है। तो हम संघर्ष करते जाएंगे तो जीत हमारी निश्चित होगी। आपने सही कहा, ऐसे समाज से आगे निकलना, वो भी सुदूर देहात गांव से आगे निकल करके इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचना, ये बहुत कठिन मतलब संघर्ष भी रहा और परिश्रम भी रहा। इसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा, कुछ बातों को अनसुना करना पड़ा, समाज का विरोधी भी होना पड़ा था कुछ दिनों के लिए। लेकिन जी अब जी यहाँ तक पहुंचने के बाद जो वही समाज मेरा बहुत सपोर्ट करता है। तो हम एक ही बात कहेंगे कि समाज को हम बदलने के लिए केवल कह नहीं सकते, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि समाज की सोच खुद ब खुद बदल जाए। वो आज सभी के सामने है। आज इसके एक जीता जागता उदाहरण है कि मैं आप सभी के सामने आरसीए पर भी हूँ। तो यहाँ तक जी जी। पहुँचना संघर्ष रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और बाकियों को प्रेरणा देकर भी अच्छा लगता है कि ताकि उन लोगों को लगे कि नहीं, कोई भी लड़की कमजोर नहीं है, वो आगे बढ़ सकती है, बस उसे एक मौका देना चाहिए। जी, बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि संघर्ष के आगे ही जीत है। तो जीवन जब हमें मिला है तो संघर्ष भी है, कठिनाइयां भी हैं। तो अगर हम कठिनाइयों से डर के घर में रहेंगे तो शायद हम अपनी जिंदगी को अच्छे से नहीं जी पाएंगे। बहरहाल, मैं एक मेरे मन में एक सवाल था जो बाकी सबके मन में भी होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें इत्तेफाक से हो जाती हैं और कुछ चीजें जानबूझ के की जाती हैं। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस जिस क्षेत्र में आई हैं, ये सब इत्तेफाक से हुआ या आपने किया, ये आपका लक्ष्य था, या होता चला गया और आप इसमें पढ़ती चली गई? नहीं, एक्चुअली मेरा मैं जब 8th क्लास पास कर गई तो जी एक्चुअली कहा जाता है कि सभी के अंदर, पूरे मतलब प्रजाति के अंदर एक अंदर उनके अंदर कुछ ना कुछ होता है क्वालिटी। लेकिन जी वो क्वालिटी इसलिए बाहर नहीं आ पाती है, कोई उसको पुश करने वाला नहीं होता है।
तो मेरे अंदर शायद प्राकृतिक देन हो, मुझे लगता है। लेकिन कोई पुश करने वाला नहीं था, या मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपने अंदर की चीजों को आगे कहाँ लेके जाऊं, कहाँ दिखाऊं। तो एक छोटा सा हमारा 2011 में कार्यक्रम था विद्यार्थी परिषद का फारबिसगंज में, अररिया। जी और उस वक्त मैंने 10th का एग्जाम अभी पास ही किया था। तो मेरे एक गांव के बगल के चाचा हैं, वो उसमें ऐड थे। और एक्चुअली सही में कहा जाए तो मेरे घर, हम लोग संघ परिवार से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। तो अच्छा। चाचा हमारे बंगाल में काम किए थे। तो मुझे छुट्टी का भी समय था, तो मेरा मन किया कि मैं जाऊं उस अधिवेशन में। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप चल सकते हो, तो मैंने कहा बिल्कुल। फिर घर वाले से, सबसे बड़ा बात है, घर वाले परमिशन दे दिए। 10th क्लास पास करना, आप समझ सकते हो उस वक्त उम्र मेरी क्या हो रही होगी। जी जी, 14-15 नासमझी की साल। पूरी दौर अभी शुरुआत हुआ था। हाँ, 14-15 साल में मैंने, जबकि वो इलीगल था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। जी लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं गई वहां पे। और मुझे वहां दिखा जो मुझे चाहिए था। मेरे समाज में उस वक्त का समय था कि लड़कियों को घर से बाहर, मेरे यहाँ एक भगवानपुर प्रखंड पड़ता है, मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर है। जी तो वहां जाना बिल्कुल बहुत ही कठिन था। एक तो इतना दूर उबर साइकिल से लड़की अकेली जाना क्लास करने स्कूल में, वो बहुत ही डिफिकल्ट था। तो मुझे लगा कि कुछ लड़कियों को कैसे भी मैंने मोटिवेट किया था, मैं उनको लेकर के स्कूल जाती थी। लेकिन फिर भी मैं सबको नहीं कर पाई, मुझे बहुत दुख होता था। जी तो जी। जब मैं इस अधिवेशन में गई तो मुझे दिखा कि यहाँ छात्राओं को आगे आने के लिए बहुत चीजें मिल रही हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, उतनी कम उम्र में मैंने पहले ही बार जब अधिवेशन में मैं गई, मैंने मंच पे अपना 2-4 मिनट रख भी दिया था, क्योंकि मेरे अंदर अच्छा उत्सुकता थी। अच्छा। और उस वक्त ये नहीं दिखता है कि मैं वहां जाके क्या बोलूंगी, लोग क्या सोचेंगे, उतना मेरे पास समझ भी नहीं थी। लेकिन मुझे लगा मैं बोल सकती हूँ। तो मुझे वहीं से इसका मिला। और मुझे लगा कि नहीं, अब मेरा एक रास्ता मिल चुका है, मुझे समाज से बाहर निकलना है। और उस वक्त तो बहुत विरोध हुआ समाज में, घर वाले से सपोर्ट था, लेकिन घर में ही 10 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर, तो सबका अलग अलग विचार होता है। जी जी। किसी का है कि जाओ, किसी का नहीं जाओ। तो लेकिन चाचा हमारे जो संघ से रहे हैं, उनको लगा कि नहीं, इसकी जो प्रतिभा है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, इसको आगे लाना चाहिए। तो मेरी स्टार्ट वही 2010 फारबिसगंज से हुई, और जो कि लगातार अब तक यहाँ तक है। जी बहुत सुंदर। और अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। और सबसे पहले ये बताइए कि आप आरसीएफ की सदस्य हैं, तो आप जी रूट बिल्कुल। केयर फाउंडेशन से जुड़ने का आपका क्या मोटो था? आप कब जुड़ी और कैसे जुड़ी? क्या कौन सी ऐसी चीज थी कि रूट केयर फाउंडेशन की तरफ आपको आकर्षित की जो आप जुड़े? देखिए, हमारा में ज्यादा दिन नहीं हुआ जुड़े हुए, नवंबर की जी बात है। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसका मैंने नाम दिया था मिशन साहसी। उसमें हम लोग लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे थे सभी स्कूलों में। जी अ, तो हमने, मुझे लगा कि भाई मैं गेस्ट को बहुत ढूंढ रही थी, कोई महिला गेस्ट मुझे मिले ताकि लड़कियों को मोटिवेट करे। तो मुझे समझ नहीं आया था मैं किसको बुलाऊं, क्योंकि ऐसा जी कुछ हमको दिख नहीं रहा था कि जो कि मेरा मुद्दा था, उसको शिक्षा के बारे में बताना, स्वास्थ्य के बारे में बताना, और साथ ही जो वो आत्मनिर्भर है तो उसको मोटिवेट करना। तो ऐसे हम जी ढूंढ रहे थे, तो अचानक मुझे किसी ने बताया मैडम के बारे में, सोनिया मैडम के बारे में। जी जी जी। तो फिर मैं उनके घर गई, मैंने उनको इनवाइट किया। उन्होंने, उनको बहुत खुशी हुई, उन्होंने बिल्कुल से हाँ कर दिया। और मैं बता दूं कि वहां उनके घर में कुछ आयोजन था, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, गर्ल्स का है और वो भी सेल्फ डिफेंस का है। मेरे उनके घर उस दिन, सेम डे जिस दिन मेरा जी प्रोग्राम था, उसी दिन उनके यहाँ कार्यक्रम का आयोजन था, और वो लोग खुद पूजा में बैठने वाले थे। फिर भी उन लोगों ने मना नहीं किया। पहली बात तो मुझे वहां बहुत अच्छी लगी कि मतलब ये लोग बिल्कुल मना नहीं किए, जबकि किसी के घर में शादी हो, फंक्शन हो, तो वो कहीं जाने से मना कर देता है। तो वो लोग आए इसमें, और उन्होंने मोटिवेट भी किया, बहुत सारी बातें उन्होंने शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के बताई। और फिर उन्होंने इसके बारे में भी बताया, आरसीएफ के बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इसके माध्यम से भी, जो मेरा लक्ष्य है कि महिलाओं को आगे लाना है, उनको अपनी आजादी खुद स्वयं मिले, इसके लिए ये आरसीएफ भी काम कर रही है, उनके शिक्षा स्वास्थ्य। तो मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने वहीं से आरसीएफ में ज्वाइन किया, और अभी तक मैं यहाँ हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि आप जिस क्षेत्र में रहती हैं, बेसिकली मैं जो भी बात करूंगा वो मेनली जो टारगेट होगा वो रूरल एरिया ही मैं टारगेट करके बात कर रहा हूँ। तो महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट के सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? किस तरह से वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है रूरल एरियाज में?
देखिए, जहां तक महिला सशक्तिकरण की बात है, तो हम महिला सशक्तिकरण अगर कोई चाहे कि हम कर दें तो वो नहीं कर सकता है। थोड़ा सा बात ये अटपटा लगेगा, लेकिन महिला सशक्तिकरण कैसे होगा जब स्वयं महिला खुद को जागृत करेगी, अपने आत्मविश्वास को जागृत करेगी, अपने अधिकारों को जानेगी और जानते हुए उस अधिकार को पाने के लिए संघर्ष करेगी, आगे आएगी, तभी जाके हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकते हैं और वो खुद का भी सशक्तिकरण कर सकती हैं। कोई उनको उनको स्वयं आना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरा उदाहरण ले लीजिए कि अगर मैं आगे नहीं आती तो कोई मुझे पूछ भी नहीं करता, पहले मुझे ही आना पड़ा कि नहीं मैं जाऊंगी। मैंने अपना मतलब अधिकार दिया कि नहीं मुझे जाना है, तभी तो पीछे वाले ने मुझे सपोर्ट किया, पुश किया। तो पहले उनको खुद स्वयं आगे आना पड़ेगा, अपने अंतरात्मा को जगाना पड़ेगा कि नहीं ये मेरा अधिकार है, मुझे इसके लिए लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, तभी जाके वो ऐसा हो पाएगा, वो सशक्त हो पाएंगी। जी, तो आपके कहने के अनुसार अगर हम चलें तो देखिए, हर किसी के अंदर ये साहस नहीं होती, लेकिन उनके अंदर करने की इच्छा जरूर होती है। तो इच्छा और जी। साहस में बहुत फर्क होता है। तो कम से कम आपके माध्यम से ऐसे लड़कियों के लिए मैं कुछ एक मंत्र चाहूंगा कि आप उनको दें, जिनके अंदर इच्छा है, उनको साहस कैसे मिले कुछ करने का। देखिए, साहस के लिए थोड़ा तो हमें लोगों की बातों को अनसुना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी यहीं आके हमारी खड़ी हो जाती है। जब हम कुछ करने निकलते हैं तो लोगों की बातों को सुनकर हम पीछे हट जाते हैं। तो सबसे पहले अपने जो अनकही बातें हैं, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उनको सुनना बंद करना पड़ेगा। एक तरह से कहें तो जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो जो पीछे से एक आवाज आती है कि आप न करो, ना करो, करो ना करो, उसको बिल्कुल भूल जाइए। हम कर रहे हैं तो करेंगे, वो गलत होगा सही होगा, कभी भी किसी भी चीज की पहले परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। पहले आप करिए तो भाई, उसके बाद तो परिणाम क्या होगा। तो मैं उनके लिए यही कहूंगी कि आप पहले आगे तो आइए। लोग हो सकता है आज बुरा कहेंगे, कल वही अच्छा कहेंगे। ये तो मैंने खुद उदाहरण दिया आपको कि कल बुरा कह रहे थे, आज वो अच्छा कहने लगे। तो समाज समाज कभी किसी की भी बातों से संतुष्ट नहीं होता है। कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कि उन्होंने एक लाइन कही थी कि अगर मैं अपनी जनता को रक्त का जो अंतिम बूंद बचा हो वो भी सौंप दूं, फिर भी जनता ये नहीं कहेगी कि मुझे अब नहीं चाहिए। तो जी। इसको भी ध्यान में रखना होता है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन समाज को पूरी तरह से खुश करना ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, वही समाज आने वाले कल में आपके किए गए कार्यों को लेकर के एक उदाहरण देगा। तो ऐसा करना चाहिए कि अपने साहस को आगे लाइए। थोड़ा सा एक हिम्मत है वो जो बांधना पड़ेगा। इच्छा तो सबके अंदर होती है, आपने सही कहा, लेकिन उस इच्छा को बाहर लाने के लिए हमें थोड़ा तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो तो अभी के जी समय में बिल्कुल। बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपकी बात से लगभग हर कोई सहमत होगा, और मैं भी यही बोलूंगा, आपके माध्यम से ये संदेश दूंगा कि जिसके अंदर भी कुछ करने की इच्छा है वो समाज से ना डरे। क्योंकि अभी इन्होंने जो रामचंद्र जी की लाइन बताई थी, वैसे ही एक किशोर कुमार का गाना भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हाँ। छोड़ो जी बेकार की बिल्कुल बातों में, बिल्कुल। कहीं बीत न जाए रहना। तो समय आपका व्यर्थ ना हो जाए ऐसे ही सोचने में कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। आपको जो करना है वो करिए। ठीक है मैडम, आगे जो मेरा अगला सवाल है कि महिला सशक्तिकरण में रूट केयर फाउंडेशन की भूमिका को आप कैसे देखती हैं। देखिए, अभी तक तो मुझे लगता है कि जिले में कोई ऐसा मुझे नहीं दिखता है, मैं अपना होगा शायद में भी, लेकिन मुझे नहीं दिखता है कि अभी तक कोई जिले में ऐसा फाउंडेशन है जो कि महिलाओं के शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर रहा है। और जहां तक रही बात कि 4 सालों से ये काम कर रहा है, तो इसकी भूमिका क्षेत्र में बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि यहाँ अवेयरनेस को से साथ साथ एक प्रतियोगी परीक्षाएं वगैरह ये सब ली जाती हैं। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग ब्लॉक में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। और इसका एक जो मतलब उदाहरण दिया जाए तो हमारे एक बसंतपुर में भी ऐसा हुआ था कार्यक्रम, जिसमें गर्ल्स को उनको डिजीज के बारे में अवेयरनेस किया गया था। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम मैंने सुने हैं, या हमने खुद जाकर के उसमें पार्टिसिपेट भी किया है, देखा भी है। तो रूट केयर फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आगे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। जी, इस विषय को मैं थोड़ा दो भागों में बांटना चाहूंगा कि रूट केयर फाउंडेशन की जो वुमेन एम्पावरमेंट में भूमिका है, अभी मैं जानना चाहता हूं आपसे कि अभी तक क्या भूमिका रही है, और इसके आगे मैं पूछूंगा आपसे कि आगे क्या भूमिका होगी या होने वाली है। तो पहले आप मुझे बताइए कि अभी तक थोड़ा डिटेल में कि क्या भूमिका रही है। अच्छा,
रूट केयर फाउंडेशन की अभी तक जैसे कि बात होती है तो प्रतियोगी परीक्षाएं यहाँ पे ली जाती हैं, उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 60 से 70% लड़कियां होती हैं उस परीक्षा में। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो केवल लड़कियों के लिए हम करते हैं, लेकिन उसमें लड़कियां होती हैं ज्यादा। और जहां तक बात की जाए कि टॉप 10 की, तो उसमें भी 6 या 7 ऐसे करके लड़कियां ही आती हैं टॉप 10 में। तो ये हम लोग एक शिक्षा को लेकर के ये कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं का काम कर रहे हैं। और साथ ही जो अवेयरनेस है डिजीज को लेकर के, इसके बारे में बहुत जगह, जैसे कि मैंने बताया आपको, इसके बारे में मैं विस्तार से बताती हूँ। बसंतपुर के हाई स्कूल में, वहाँ पे लड़कियों को डिजीज के बारे में अवेयरनेस दिया गया था, जो कि सोनिया मैडम खुद यहाँ पे आई थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग दूर से ही ऐसा करते हैं, वहां हम लोग खुद पहुंच करके हम लोगों ने ये कार्य किया था और लड़कियों को मोटिवेट भी किया था। तो ये भी हमारा स्वास्थ्य को लेकर के ये भी कार्य होता है, और शिक्षा को लेकर के जैसे हमने बताया था, हमारे यहाँ भी कार्यक्रम हुआ था। ऐसे कहीं भी अगर कैंप वगैरह भी लगा करके, गाँव में कैंप लगा करके डिजीज जो भी है उनके बारे में अवेयरनेस, ऐसा नहीं है केवल महिलाओं को दिया जाता है, पुरुषों को भी। पुरुष का जो होता है वो पुरुष बताते हैं, महिलाओं के बारे में जो होता है महिलाएं बताती हैं, उनको अवेयरनेस करती हैं। देखिए, अवेयरनेस इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा लग रहा है कि अवेयरनेस करती है, क्या अवेयरनेस इसलिए बोल रही हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसे हैं कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास जानकारी नहीं है, तो वो पैसा किस काम का। जी। तो ये बहुत जरूरी होता है किसी को जागरूक करना। हमारे पास जानकारी नहीं होने के कारण बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ये पीरियड्स के बारे में। तो महिलाओं को सबको पता है पीरियड है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उस वक्त कैसे रहना चाहिए, क्या यूज करना सही होता है, कपड़े यूज करना सही होता है कि नहीं होता है, ये सब जानकारियां नहीं होती हैं। क्योंकि मैं अभी भी गांव में रहती हूँ, मैं अक्सर देखती हूँ कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। और अधिकांश बीमारियां, आपको जहां तक मैं बता दूं कि अधिकांश बीमारियां उसी के कारण होती हैं, केवल गंदे कपड़े यूज करने से। तो इसको अवेयरनेस करना, वो भी समाज के सामने खुल करके, ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि और बात करें तो इसके काम के बारे में, तो हमने भी जो कार्यक्रम किया था उसमें भी मैडम आई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था, मैंने खुद सुना था उस वक्त, बहुत अच्छे से उन्होंने इसके बारे में ब्रीफ किया था, और लड़कियां भी बहुत खुश थी। तो हमारी बात यह है कि हम काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कितने स्तर तक पहुंच रहा है, उससे आगे आने वाली जो लड़कियां हैं जो सामने बैठ के सुन रही हैं, वो कितना इसको सुन रही हैं, समझ रही हैं, ये बहुत जरूरी होता है। और मैंने देखा है रूट केयर फाउंडेशन में, मैंने खुद महसूस किया है कि लड़कियां बहुत ध्यान से सुनती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि शायद ही ऐसा कोई फाउंडेशन है जो उस तरह कार्य करता है। खास करके स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, तो इसके बारे में कार्य करता है। और जैसे कि आपने बोला आगे आने वाले समय में, जी। तो आगे आने वाले समय में रूट केयर फाउंडेशन की क्या आगे की प्लानिंग है, वो भी मैं बता दूं आपको। जैसे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की बात होती है, तो वो पहले 2000 के आसपास हुई थी। और आगे का जो टारगेट है वो केवल मतलब महाराजगंज के सभी प्रखंडों में करने की इस बार की है प्लानिंग, कि हम लोग सभी प्रखंडों में अलग अलग, हर प्रखंड में एक सेंटर हो, ऐसा करके। और 10,000 के करीब हम विद्यार्थियों को जोड़ना चाहेंगे इस बार। और उसमें जैसे कि पिछले बार 2500 में 1200 के आसपास लड़कियां आई थी, तो इस बार हमारा टारगेट है कि हम लड़कियों को इस बार 6,000, 7,000, 8,000, मतलब ऐसे करके महिलाएं इसमें आए, लड़कियां आए और इसे पार्टिसिपेट करें। साथ ही ये जो एग्जाम्स होंगे, इसमें अलग अलग सेंटर, मैंने पहले ही बताया, सेंटर करके इसको एग्जाम को लेना है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है 10,000 का, वो इसलिए है कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें आए। और क्योंकि अब देखते हैं कि ऐसे गांव के जो बहुत सारे बच्चे हैं, उनको बहुत कम मौका मिल पाता है किसी प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट करने का। वो लोग पढ़ाई किए, फिर उसके बाद बहुत ही कम, मैंने देखा है बहुत कम, क्योंकि मैं अपना खुद बता रही हूँ, मैंने खुद 2 से 3, 4 प्रतियोगी परीक्षाएं मतलब अभी तक के समय में की है, मुझे खुद नहीं मौका मिला। तो ये मौका देना, क्योंकि उनको अपने अंदर की जो प्रतिभा है वो दिखाने का वहां मौका मिलता है, और ये रूट फाउंडेशन करती है, इससे बड़ी बात क्या है। दूसरा मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य को लेकर के हम पहले बहुत 2-4 गांवों में ही गए थे, लेकिन इस बार हमारा है कि हम अधिक से अधिक गांवों में जाएंगे, 10, 15, 20 वहाँ कैंप लगाएंगे। वहां जाकर के लोगों को डिजीज के बारे में बताएंगे कि किससे क्या नुकसान है, कैसे हम इससे निपट सकते हैं। और फिर हम लोग जो बात केवल करते थे, केवल अवेयरनेस करते थे मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, तो इस बार जी। केवल अवेयरनेस नहीं करना है, महिलाओं को
एक हम लोग प्रयोग करके दिखाना भी है कि कपड़े को गंदे कपड़े के से क्या यूज करने से क्या बीमारियां हो सकती हैं, इस कपड़े को अगर आप धो करके सुखा करके करती हैं तो क्या हो सकता है, या हम सैनिटरी नैपकिन का यूज करते हैं तो क्या हो सकता है, इसका प्रयोग भी करके दिखाना है। और साथ ही अ, जो लोग सक्षम हैं लेकिन उनके पास जानकारी नहीं है, मैंने पहले ही बताया जानकारी बहुत जरूरी है। वो सक्षम है लेकिन जानकारी नहीं है, तो हम उन तक जानकारी पहुंचाएंगे कि आप ऐसा करें। दूसरी बात, जो लोग को जानकारी है, सक्षम है, लेकिन उनके पास उतनी मतलब कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको ले पाए, तो हम उनको सस्ते में दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। तीसरी बात, अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सक्षम नहीं है, बिल्कुल उनको अवेयरनेस तो हो गया, वो जानकारी ले लिए, लेकिन उनके पास नहीं अवेलेबल है, वो नहीं ले सकते, तो हम उनको फ्री में देने का भी पूरा प्रयास करेंगे, ताकि उन तक बीमारियों उनसे दूर रहे और हमारा जो अवेयरनेस है वो भी सक्सेस रहे और वो लोग इसको यूज भी कर पाए। तो ऐसे हमारे आगे की प्लानिंग है। जी, बहुत ही उम्दा प्लानिंग है। और मैं आपकी बात को एक बार दोहरा दूं दर्शकों के सामने कि जैसा कि इन्होंने कहा कि अवेयरनेस पे क्यों बार बार जोर दिया जाता है, तो देखिए हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा कभी भी मुझे लगता है मैं जब शायद चौथी पांचवी क्लास में था तभी से ये किस्सा सुनाया जाता है। तो इसका मतलब तो हम जानते हैं लेकिन इसको अपनी जिंदगी में उतारते नहीं है। हमें पता है कि किसी चीज का अगर प्रिवेंशन पहले से कर लिया जाए तो हम बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस चीज के लिए मैं रूट केयर फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो अवेयरनेस पे जोर दे रहा है और इस तरह के प्रोग्राम्स को गांव में पहुंचा रहा है। अच्छा, लक्ष्मी जी, एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है किसी भी अवेयरनेस कैंपेन को या किसी भी कैंपेन को, जब हम महिलाओं के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम है गांव में लेके जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि महिलाओं तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, डायरेक्ट पहुंच नहीं है, क्योंकि महिलाएं खास करके घरों में रहती हैं, कैद रहती हैं। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि मोबाइल हर किसी के पास नहीं है, वो तो चलिए अभी एक दो साल से हो रहा है, लेकिन फिर भी उनके पास अपनी बात को पहुंचाने का कोई एक सटीक तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं है। तो ऐसे में मतलब क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक महिलाओं तक आपकी बात पहुंच जाए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से वहां जाते हैं, वहां जाकर के अवेयरनेस करना। मान लीजिए जैसे मैं अपने मोहल्ले की बात कर लेती हूँ एक उदाहरण के जी। तौर पे। जी। मुझे अगर अपने मोहल्ले की महिलाओं को कुछ बताना है या गांव की महिलाओं को कुछ बताना है, तो सबसे पहला मेरा है कि मैं वहां पहुंचूं, क्योंकि आपने सही बोला, महिलाओं को घर से बाहर निकलना अभी भी मुश्किल है। बिल्कुल एकदम है कि अभी भी मुश्किल है उनको बाहर निकलना। तो हमें उनके पास तक पहुंचना होता है और हम पहुंचते हैं। जैसे मैंने बताया, गाँव में जाना। गाँव में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा पहले ही हम जानते हैं कि गाँव में अगर नहीं जाएंगे, हम मान लीजिए भगवानपुर प्रखंड में गए, वहां बोले कि जितने भगवानपुर प्रखंड की महिलाएं हैं सभी लोग भगवानपुर आ जाएं, नहीं आएगा, जी। बिल्कुल नहीं आएंगी वो। तो हम उनके घर तक जाते हैं और वहां कैंप लगाते हैं, ताकि जो अगल बगल की महिलाएं हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम अधिक से अधिक गाँव में जाना चाहते हैं। इस बार का हमारा प्लान है कि हम बहुत मतलब जितना अधिक हम गाँव में जा सके, क्योंकि गाँव में जाएंगे तभी हम उनके पास तक पहुंच पाएंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, उनके घर के पास तक जाते हैं और तब उनको बुलाते हैं। दूसरा, स्कूलों में भी, स्कूलों में जो लड़कियां हैं उनके पास जाना हमारा सबसे अच्छा होता है। ये कि पहले तो हम उनको बताएं, स्कूल में आपको लड़कियां मिल जाएंगी, वो नॉर्मल सी बात है, यहाँ कोई जी। दिक्कत जी। नहीं है अभी के समय में। अब स्कूल में लड़कियां आराम से जा रही हैं, समय बदल गया है, मैंने जो पहले बोला वो बहुत चेंज हो गया है और अच्छा लगता है देख करके कि मैंने बहुत पहले कोशिश की थी, लेकिन अब मेरे पूरे गांव की लड़कियां प्रतिदिन स्कूल जाती हैं, तो बहुत खुशी होती है अंदर से। तो वहां हम लोग जा करके अवेयरनेस कर सकते हैं और वहां करने से बहुत फायदे हैं। जैसे कि हम स्कूल में उनको बताएंगे, वो लड़कियां घर पे आकर के, अगर हम 100 लड़कियों को बताते हैं वहां, तो हम 100 परिवार तक पहुंच गए। ये हमारा बहुत अच्छा है कि हम उन तक पहुंचने से उनके पूरे परिवार तक पहुंच जाते हैं। और आप नॉर्मल सी बात है, अगर स्कूल में कुछ भी होता है, मैं खुद, मेरे स्कूल में कभी कोई आता था कुछ बोलता था, तो मैं अपने घर पे आके बिल्कुल मतलब 100% मैं बताती ही बताती थी, कोई भी लड़की बताएगी। जैसे कि आज मेरे स्कूल में ऐसा हुआ, कुछ मैडम आई थी, कुछ बता रही थी, क्या बता रही थी भाई, तो ये बता रही थी, हो गया हमारा अवेयरनेस। हम तो ये चाहते हैं ना कि जो घर की महिला है उनके पास जानकारी पहुंचे। तो हम लोग स्कूल में भी जाते हैं। और दूसरा, जैसे कि आपने स्मार्टफोन का बोला, तो पहले तो सही में दिक्कत था, लेकिन अभी बहुत सुविधा है। अभी स्मार्टफोन मान लीजिए किसी महिला के पास नहीं भी है, तो घर में तो किसी में कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ एक स्मार्टफोन घर में ना हो।
तो अगर हम इस माध्यम से भी लाइव चल रहा है हमारा, उस माध्यम से भी बताते हैं, तो घर में स्मार्टफोन है तो उसे भी महिलाएं देख पा रही हैं, उससे जागरूक हो पा रही हैं। तो ऐसे माध्यमों से हम उन तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं, और आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम अधिक से अधिक उन तक पहुंच पाए। जी, बहुत सुंदर आपने बात कही कि आप सीधे उनके घर तक पहुंच जा रही हैं जहां तक आना उनके लिए आसान है। और आपका प्रयास, रूट केयर फाउंडेशन का प्रयास बहुत ही एक सटीक है, और मैं ये कामना करूंगा कि इनका प्रयास ऐसे ही निरंतर चलता रहे। और दूसरी बात जो आपने कही कि स्कूलों में भी किया जाता है, तो उस बात से मुझे एक चीज याद आई कि किसी महान आदमी ने कहा था कि हम एक जब एक इंसान को बिल्कुल शिक्षित बिल्कुल। करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक अगर हम जी, मतलब एक औरत को शिक्षित करते महिला हैं को। तो एक समाज, एक परिवार, और एक तरह से बोला जाए तो एक पूरा देश ही शिक्षित होता है। ये शिक्षित होता है। तो ये बहुत ही एक्चुअली जरूरी उसी से है। ये होता है कि वो पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता जाता है। जी ये जी। भी एक होता तो है। ये, जी, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, अगला मेरा जो सवाल है कि अभी आपने जैसे बातों बातों में बार बार सोनिया मैडम का नाम ले रही थी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि रूट केयर फाउंडेशन जिस संस्था के बारे में आप बात कर रही हैं, उस फाउंडेशन में मतलब औरतों का क्या योगदान है? उस चलिए, फाउंडेशन का आपके जो सवाल, बैकग्राउंड है उसमें औरतों का कितना सहयोग है? मुझे जहां तक लगता है मैं पहले बता दूं, आपके सवाल का सीधा मतलब है कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो हमने जी महिलाओं को कितना स्थान दिया है, वो कितना सख्त हमने किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जी एकदम बिल्कुल अच्छा जी लगा मुझे जी ये जानकर। और मैं बताना चाहूंगी कि आप, सबसे बड़ा उदाहरण, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, एकदम पास में मैं आपके सामने समक्ष खड़ी हूँ। जी जी तो आज अगर रूट केयर फाउंडेशन में महिलाओं की भूमिका क्या है, वो आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है, सभी को दिख रहा है कि आज एक महिला रिप्रेजेंट करने आई है कि हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं यहाँ समक्ष हूँ सबके सामने। दूसरा, सोनिया मैडम, जैसे मैंने बार बार बताया, वो पूरा लीड करती हैं महिलाओं के डिजीज के बारे में, उनके अवेयरनेस के बारे में। और दूसरी एक हमारी बबीता जी हैं महाराष्ट्र से, जी जो कि इस फाउंडेशन में जुड़ी हुई हैं, और जब भी प्रोग्राम होता है तो वो आती हैं, और उनको मन संचालन करने के लिए या उनको बोलने के लिए उनको पूरा मौका मिलता है, और वो बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल भी करती हैं। एक और नाम मुझे याद आ रहा है, मेरे बगल के बसंतपुर प्रखंड, यहाँ से उर्मिला मैडम है। जी तो वो पूरे बसंतपुर की मतलब वाइस प्रेसिडेंट हैं वो, मतलब वो पूरे बसंतपुर को संभालती हैं, पूरा उनका जिम्मेदारी है, और वो करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं। तो महिलाओं की भूमिका ऐसे 10-12 महिलाएं जुड़ी हुई है, मतलब इस फाउंडेशन से, जो कि अपना योगदान देती हैं, और उनको पूरा मौका दिया जाता है बातों को रखने का। मैंने मीटिंग में भी देखा है, जब हमारी मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें भी महिलाओं को आप अपनी जानकारी दें, आप अपनी राय दें। ऐसा करने से फाउंडेशन के बारे में बताती भी हैं वो, और उनकी बातों को रखा भी जाता है। जैसे मैं आपके सामने इतनी सारी बातें बता रही हूँ, तो मैंने जो जो बातें बताई, ये केवल ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बोल दिया या कह दिया तो मैंने बोल दिया, लेकिन नहीं, ये महिलाओं की राय पूरी ली जाती है, और उनकी राय को पूरा एकदम इसमें सम्मिलित भी किया जाता है। क्योंकि जैसे एक हमारा बैठक हो रहा था, तो मैंने इस बात पर रखा था, सैनिटरी नैपकिन को लेकर के मैंने उस दिन रखा था, और देखिए आपके सामने आगे का प्लान हमारा आ गया। तो जी आगे का जी। प्लान, तो ये, मेरी राय तो बिल्कुल इसमें आ गई। चलिए, तो इसमें अब हम मुझे लोग पूरा, केवल कहते नहीं है, करके भी दिखाते हैं। जी, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट के अपने एम में जरूर इसको सही रास्ते पे लेके जाइएगा। जैसा कि आपने बताया कि आपकी संस्था से, रूट केयर फाउंडेशन से, महिलाएं सिर्फ जुड़ी ही नहीं हैं, बल्कि वो सक्रिय हैं, और उनकी बातों को कंसीडर किया जाता है, और उदाहरण हमारे सामने है फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। लक्ष्मी जी हमारे सामने है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आप बात को शिक्षा पे लेके आई थी, तो मैं भी इस पे थोड़ा सा और जोर दूंगा। और देखिए, शिक्षा जो है वो लगभग हर तरह की सामाजिक बुराइयों से लड़ने की लड़ाई होती है। मेरे हिसाब से अगर जी पूरा समाज शिक्षित हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि इन तरह की बीमारियां समाज में रहेंगी, लगभग लगभग खत्म हो जाएंगी। तो शिक्षा में मैं, जैसे आपने बताया, 4 साल से रूट केयर फाउंडेशन सक्रिय है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो जब इसकी स्थापना को 4 साल हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जो है कितना सफल हुए हैं अपने प्लान में? देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया
कि सफल तो हम हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम जो परीक्षाएं लेते हैं उसमें भी छात्रों की उपलब्धि बहुत अच्छी होती है। और जहाँ तक महिलाओं की बात की जाए तो उनकी भागीदारी बहुत अच्छी होती है, और भागीदारी ही नहीं होती है उनकी, वो अव्वल नंबर पे भी अच्छे मतलब नंबरों से आती हैं, और उनका ज्यादा स्थान भी होता है। जैसे मैंने बताया 10 में से 6 7 उनका स्थान होता है, तो ये हम सक्सेस हो रहे हैं। दूसरी बात की अवेयरनेस के साथ साथ हम लोग जो कैंप लगा करके उनको बताते हैं डीजेस के बारे में या अवेयरनेस के बारे में, तो हम केवल लगा करके कैंप बता के चले आए, ऐसा नहीं है। भगवानपुर में मैडम बता के गई थी, तो मैं दोबारा उनसे मिली, तो उन्होंने ये बताया कि जो मैडम ने बताया वो हमको जानकर अच्छा लगा, और मुझे ऐसी जानकारी मतलब बिल्कुल खुल करके कोई नहीं बता पाता था, तो मुझे जानने का भी मौका मिला। तो दूसरी बात की मुझे अच्छा लगा कि हमने जो उनको दिया वो उन तक पहुंच गया, ऐसा नहीं कि वो हवा हवाई ऊपर ऊपर उड़ गया। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने उनको उस तरीके से बताया कि उनको अच्छा लगा कि नहीं, मुझे इसको लेना चाहिए, कैप्चर करना चाहिए। तो हम ये अच्छा जा रहे हैं कि समाज में लोगों तक अवेयरनेस केवल पहुंचा नहीं रहे हैं, बल्कि उन तक बिल्कुल इतना अच्छी तरह से हम उनको दे रहे हैं कि वो लोग उसको ले करके आगे के जीवन में हम उनसे दूर रहें, या बीमारियों से बचने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, वो लोग कर भी रहे हैं। तो हम लोग प्लान में अभी सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा कोशिश है कि हम पूरी तरह सक्सेस हों। जी, माफी चाहूंगा, थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से पॉज हो गया था वीडियो। अच्छा, मैं एक चीज मेरे मन में है कि देखिए, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, जो सक्सेस होती हैं उनमें भी परसेंटेज ज्यादा होता है। तो इसमें देखिए, ये बात तो सच है कि समाज में अभी भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं लड़कियों के लिए। तो इन सभी कठिनाइयों के बावजूद भी अगर वो मेहनत करके आ रही हैं, तो फिर भी कुछ मैं समाज में देखता हूँ इस तरह की सोच है, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये परिवार और पेरेंट्स के मन में ये धारणा रहती है कि लड़की, अभी भी बहुत सारे लोग हैं ऐसा सोचते हैं कि आखिर लड़की की शादी कर देनी है और वो किसी और के घर जानी है। तो इस जो विकृत एक धारणा है, इसकी वजह से लोग प्रेफरेंस नहीं देते हैं, और लड़कियों को बचपन में ही, जब स्कूल जाने की उम्र में ही, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें डाल दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे परिवार के लिए? देखिए, जैसा कि आपने कहा, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि अभी भी ऐसी धारणाएं हैं कि उनको मतलब जल्दी उनको स्कूल भेजना क्या जरूरी है, भाई घर पे रहेंगे कुछ काम करेंगे, काम भी थोपा जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही उनके साथ ऐसा करेंगे, तो फिर हम आगे उनके लिए हमेशा कठिनाई ही पैदा करेंगे, क्योंकि वो अपना स्टैंड कभी नहीं ले पाएंगे कि मुझे ये करना चाहिए। तो मेरा ये संदेश है इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहले तो हम उनको छूट दें, उनको मौका दें, पहले ही हम जान लेंगे कि अरे ये क्या करेगी। नॉर्मल सी बात है, सबके सामने ऐसी आती है, मैंने खुद इसको महसूस किया है, अरे ये लड़की है, क्या करेगी, इससे क्या होगा। जैसे मैं बता दूं कि जब मैं विद्यार्थी परिषद में, जब एक बहुत बड़ा ये हुआ है कि कभी भी किसी महिला को लगभग 60 सालों में पूरे बिहार का नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया गया है, अभी तक नहीं दिया गया था। और ये मतलब 60 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक महिला, जो कि हमेशा पुरुष हुआ करता था, और महिला प्रदेश मंत्री बनाया गया। तो बहुत लोगों के सवाल थे, बहुत लोगों के मन में था कि अरे आप, गलत है, ये महिला को आपने दे दिया, ये क्या करेगी आगे जाके, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 7 सालों बाद। ये उनके मन की धारणाएं थी। लेकिन अगर वही धारणा उसने खत्म कर दिया, तो आज आप देखिए महिलाएं बनाया गया। अब देख रही हैं कि नहीं, इस संगठन में आगे लोग आ रहे हैं, तो मुझे भी आना चाहिए। तो मैं परिवार वालों के लिए कहूंगी कि आप अपनी बेटी को एक बार मौका तो दो। आप केवल उनसे काम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत ये है कि वो केवल उसको सौंपी जाए, थोप दी जाए कि नहीं तुम्हें करना ही है, ये गलत है। क्यों नहीं कर सकते लड़के काम? जब लड़कों के काम लड़कियां कर सकती हैं, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जी। एक लड़की हमारे भगवानपुर बाजार की ही है। मैंने उसको मतलब सुना है, मैंने कभी प्रत्यक्ष रूप से कभी देखा नहीं है, लेकिन बहुत सुना है उसके बारे में। वो 10th की मतलब 10th क्लास क्वालिफाइड कर गई है शायद। तो उसके घर में थोड़ी सी आर्थिक स्थिति खराब है, घर में कोई बड़ा बेटा नहीं है, जी। लड़की ही है।
और वो लड़की, आपको विश्वास नहीं होगा, एक छोटा सा जो स्कूटी आता है अभी, क्या उसका नाम है भूल रही हूँ, उस स्कूटी पे वो सब्जियां गांव में जाकर खरीदती है पहले, सस्ते दामों में उसको खरीद करके लाती है। और खरीद, ऐसा नहीं कि उसने पढ़ाई छोड़ दिया है, पढ़ाई भी करती है, लेकिन उसके साथ ही वो खरीद के लाती है और भगवानपुर मार्केट में उसको बेच करके प्रतिदिन का 400 500 600 कमा करके अपने पिता माता पिता को देती है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि बुढ़ापे में केवल मेरा बेटा ही सहारा बनेगा और लड़कियां नहीं कर पाएंगी? वो सब कुछ संभाल रही है, उसने अपना मतलब पढ़ाई भी संभाला है, अपने घर की आर्थिक स्थिति भी देख रही है, वो लड़की भी है, भोजन भी बनाती है, घर का भी काम करती है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि इससे ये नहीं हो पाएगा। अरे भैया, आप मौका तो दो, तब न जा करके वो करेगी। मुझे ये अगर मौका नहीं मिला तो क्या मैं इतना कर पाती? नहीं कर पाती। उसके, मैंने पहले ही बताया, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, बस हमें उसको निखारने की जरूरत होती है, उसको पुश करने की जरूरत होती है। मैं इस पे कुछ बोलूंगी, दो चार लाइन, क्योंकि मुझे आपने अच्छा प्रश्न कर दिया, तो मैं जी बोलना जी बोलिए। चाहूंगी। आ, कम नहीं है नारी किसी से साबित कर दिखलाएगी, कम नहीं है नारी किसी से साबित कर दिखलाएगी, अगर खोल दो बेड़ियां उनकी, अगर खोल दो बेड़ियां उनकी, हर मंजिल को पा जाएगी, हर मंजिल को पा जाएगी। तो ये हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अगर हमको जो पड़ी हुई बेड़ियां खोल दे कि तुम आजाद हो, एक आजाद पंछी की तरह उड़ सकती हो, तो वो जरूर कुछ ना कुछ कर दिखलाएगी। ये मेरा मतलब, बिल्कुल मैं श्योर हूँ इस बारे में। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप जी बहुत। उसको खुला छोड़ो, उसको आगे बढ़ने का मौका दो। जी बहुत सुंदर बात आपने कही। आपने इस विकृत धारणा को बेड़ियों की तरह बताया है। ये बिल्कुल सही बात है कि बेड़ियां कुछ और नहीं है। बेड़ियां वही है जो पेरेंट्स और जो परिवार है गांव में, उनकी जो सोच है वही लड़कियों के लिए बेड़ियों का काम कर रही है। और आपने जो बात कही, मुझे एक हमारे दर्शक का एक मैसेज था, वो मैं आपको पढ़ के बताऊं। उन्होंने कहा था कि देखिए, लक्ष्मी जी के पीछे आकाश, मतलब आसमान छू रही हैं लक्ष्मी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजेश पांडे जी। ठीक है, हम इसी इसी सिलसिले में एक और बात मैं कहना चाहूंगा। जो कुछ विकृत सोच है लोगों की, लोग क्या है कि लड़कों की पढ़ाई को खास करके ना इन्वेस्टमेंट की तरह समझते हैं कि चलो बचपन में जवानी में इसको पढ़ा दो, 2 4 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, ताकि बुढ़ापे में जो है ना रिटर्न में देगा, हमारी सेवा करेगा। हाँ हाँ। और लड़कियों को जो है इस वजह से भी थोड़ी सी कम प्रेफरेंस मिलती है पढ़ाई के लिए। दूसरी एक और बात है कि अब तो धीरे धीरे चीजें कम हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत अधिक ऐसी लड़कियां हैं जिनकी बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है। तो जो लड़कियां थोड़ी हाई एजुकेशन के लिए जाना चाहती हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहती हैं, मतलब अभी एक तरह से वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती हैं एक सामाजिक और एक पारिवारिक बोझ को ढोने के लिए, अभी उनके सीखने की उम्र होती है, ऐसी उम्र में शादी कर देती हैं, लोग शादी कर देते हैं। और इसको लोग अच्छा समझते हैं। मैंने कई परिवारों को सुना है, कई लोगों को बात करते हुए सुना है। लोग सोचते हैं कि मैंने जिम्मेदारी समय से अपनी खत्म कर दी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जैसे कि आपने जो लास्ट वाला पॉइंट बोला, जिम्मेदारी, जी अगर जिम्मेदारी होती तो वो खत्म नहीं करते, संभालते, वो उनको जी बोझ समझते हैं। तो सबसे पहले मन से ये हटाना होगा कि बेटियां बोझ हैं। ये नॉर्मल सी बात लोग बोल देते हैं कि अरे भाई खत्म हो गया, जल्दी करना था, इसको कैसे भी निपटाना था। इस तरह की बातें आती हैं समाज में। तो जहां तक लोगों की सोच ये है कि मैं लड़के को पढ़ाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, बाद में मुझे मिलेगा, मुझे तो नहीं लग रहा कि मिल रहा है, वरना आजकल अनाथ आश्रम में माँ बाप नहीं पढ़े होते। तो अगर ये लोगों की सोच है कि मैं लड़के को पढ़ाऊं, उसको नौकरी मिल जाएगा तो वो मुझे आगे आने वाले समय में मेरे लिए सहारा बनेगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। एक तो जहां तक सहारे की बात रही, सहारा बेटा भी हो सकता है, सहारा बेटी भी हो सकती है। केवल एक को हम ये नहीं कर सकते कि सहारा क्यों। अभी जब माता पिता की तबीयत खराब होती है, तो मैंने खुद अपने आसपास में देखा है, जब एक माँ की तबीयत खराब होती है तो उसकी बेटियां सबसे पहले वहां मौजूद हो जाती हैं, बेटे बाद में आते हैं, लेकिन बेटियां सबसे पहले वहां मौजूद होती हैं। क्यों? क्योंकि वो भी सहारा है अपने माँ बाप का। बहुत ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को अपने पास रखा है, उनको अपनी सेवा देती हैं वो। और जहां तक रही पढ़ाई की बात, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल लड़के में इन्वेस्ट करेंगे और वो आगे पढ़ करके जॉब करेगा। क्यों, लड़के ऐसा नहीं कर सकती क्या?
ये लोग मान भी लेते हैं कि लड़की कर सकती है, लेकिन उनके पास ये रहता है कि अगर आगे आने वाले समय में वो कमाएगी तो हमें क्या मिलेगा, उसको तो आगे जो परिवार है उसको देगी। तो मैं इससे कुछ जोड़ना चाहूंगी कि अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा करके दूसरे घर में ब्याह करते हैं तो वो वहां कमा के उस परिवार को देती है, ये तो आपने सोच लिया कि वो लेकिन आपके यहाँ जो बेटी आएगी वो भी तो आपको कमा करके दे सकती है ना। तो हम बेटी या जी बहू जी। दोनों में अंतर ये दोनों दो बातें यहाँ पे आ गई, एक तो बेटी बहू का अंतर भी खत्म हो गया, और दूसरा ये भी आ गया कि आप अपनी बेटी को समझ रहे हैं कि वो अगले परिवार में देगी जा करके, मुझे वापस नहीं करेगी, मैं जो इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपने ये सोच बना लिया, सबने ये सोच बना लिया, तो हर बेटी शिक्षित होगी, हर बेटी जॉब करेगी और वो हर परिवार में अपना इन्वेस्ट करेगी। ये हम क्यों नहीं सोचते हैं? तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम ऐसा सोचे कि वो बेटी किसी के लिए भी करे, लेकिन वो आगे बढ़े। आने वाले समय में तो लोग यही कहेंगे ना कि आपने अपनी बेटी को इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा उसको आगे उसके बढ़ने के लिए आपने उसको आगे भेजा कि आज वो हर परिवार के लिए एक उदाहरण बनी बैठी है। तो ये करना, अभी जैसे मैं अपना बताऊं कि मेरे पापा मुझे या चाचा मुझे अपना ये आगे बढ़ने के लिए बोले कि आप आगे जाओ, उन्होंने मुझे छूट दी। तो आने वाले समय हो सकता है मैं किसी और परिवार में जाऊं, लेकिन नाम क्या होगा कि उसके चाचा ने या उसकी लड़की के पापा ने उसको बहुत सपोर्ट किया और वो आज यहाँ तक है। तो ये हम क्यों नहीं सोचते हैं? बिल्कुल से हम निगेटिव, देखिए हर बात को निगेटिव सोचने से ही जो निगेटिविटी है वो पैदा होती है। कुछ चीजों को हम जरा पॉजिटिव सोच के देखें, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये हमारा कहना है इस विषय पे। जी हम आगे की बात करें इससे पहले मैं चाहूंगा कि एक हमारे दर्शक थे, उनका एक सवाल था, और ये जो सवाल था वो आपके इन्हीं बातों से थोड़ा रिलेट करता था, तो मैं उनका सवाल स्क्रीन पे लेके आना चाहता हूँ। शकीलुर रहमान जी का सवाल था। एक थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि वो बहुत पहले आया था। जी हाँ, उन्होंने पूछा था कि महिलाओं के डर को कैसे दूर किया जाए। इनके कहने का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे। हाँ, हाँ देखिए, डर आपका वही है कि फिर वही बात आ गई, हम आगे जाएंगे लोग क्या कहेंगे या कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, ये भी एक है। डर का मुझे शायद मुझे लगता है, मैं बिल्कुल तो उनसे नहीं बात कर पाई हूं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि डर का मतलब है कि मैं ही घर से बाहर जाती हूँ। मैं अभी लॉकडाउन है, वरना मैं मतलब महीने में 15 दिन में तो घर से बाहर ही रहती हूँ। बहुत सारे जगह जाना पड़ता है, क्योंकि जब नेतृत्व की क्षमता दी गई है तो उसको करना भी पड़ेगा। तो एक ये भी डर रहता है कि मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो सकता है, कहीं कुछ हो ना जाए। तो इसमें दो तीन बातें आती हैं। एक, हम उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग कहीं ना कहीं दिलाएं ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। दूसरा, केवल शरीर मजबूत करने से नहीं होता है, कभी कभी दिमाग से भी कुछ काम करना पड़ता है कि मैं इस रास्ते से जा रही हूँ तो क्या मैं ऐसा लगाऊं कि मैं उसको पार कर जाऊं आसानी से। तो डर, और देखिए रिस्क किस काम में नहीं है, हर चीज में रिस्क है। क्या आप आजकल देख रहे हैं कि एक घर से बाहर स्कूल जाते समय, अपने काम पे जाते समय लड़की के साथ गलत हो रहा है। तो रिस्क हर चीज में है। और कभी कभी ऐसा हमको कहा जाता है कि आप जब तक जीवन में आप एक उसको रिस्क नहीं उठाते हैं, तब तक समझ में नहीं आता है कि हमारी कैपेसिटी क्या है। तो हमें डर को खत्म करना होगा। खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले तो उनको हिम्मत देनी होगी, क्योंकि उनके अंदर जो डर होगा हम उसको और डर को बढ़ावा देंगे कि अरे भाई तुम जाओगी, लोग क्या कहेंगे, आगे क्या होगा। ये तो बिल्कुल ना कहें, क्योंकि हम उसको एक तो अंदर से वो पहले बिल्कुल डरी हुई है, फिर हम उसको उसको और दे रहे हैं कि भाई तुम और डर जाओ। ये बिल्कुल बातें नहीं डालनी चाहिए। उसको हिम्मत दें कि तुम जाओ, आगे जो होगा, मैंने पहले ही कहा, पहले परिणाम की चिंता ना करें, पहले उस कार्य को करें। तो डर खत्म करने के लिए हम यही कर सकते हैं। और एक हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, ये बहुत आवश्यक है लड़कियों के लिए, उनको ये देना चाहिए अभी के समाज के लिए, ये बहुत ही आवश्यक है। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप में से कोई भी लक्ष्मी जी से अगर कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो अपने सवाल को कमेंट में लिख सकते हैं। मैं हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, एक और प्रॉब्लम है जो जिसपे देखिए सरकार भी बहुत जोर शोर से लगी हुई है, जो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ विगत वर्षों से, वो है दहेज प्रथा। देखिए, महिला सशक्तिकरण के रास्ते में जो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। चाहे आप देखिए भ्रूण हत्या हो जाए या लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना हो जाए, ठीक है,
या फिर शादी के बाद जो घरेलू हिंसा होती है बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको एक डेटा सुनाना चाहूंगा। जो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी का लगभग 50% महिलाएं हैं, और बाकी के राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में, बिहार में, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा का स्तर बहुत अधिक है। ठीक है। और इसमें एक सर्वे किया गया था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3। उसमें खुलासा किया गया था कि राज्य की जो 61% विवाहित महिलाएं और 23% अविवाहित महिलाएं जो राज्य में शारीरिक और यौन हिंसा का अनुभव करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो अपराधी होते हैं, इनमें पति, सास ससुर, भाई भाभी और परिवार के सदस्य होते हैं। तो इस तरह की जो समस्या है, उससे इतनी प्रयास हो रहे हैं दहेज प्रथा के लिए, तो ये सब कम क्यों नहीं हो पा रहा है? और आपको क्या लगता है कि ये कब कम होगा, और इसमें किस तरह से समाज का योगदान जरूरी है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कहा। ये जितने भी स्टार्टिंग से भ्रूण हत्या से लेकर के और उसके शिक्षा तक की बात आती है, उसमें दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है। ये मैं महसूस करती हूँ खुद जहाँ पे हूँ। खुद मुझे भी लोग बोलते हैं कि तुमको इतना पढ़ा लिखा दिया और अब लड़के ऐसे ढूंढेंगे तो वो लोग दहेज मांगेंगे। लोग ऐसा जी। उदाहरण देते हैं कि ऐसा इसीलिए लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे कि ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर उससे ज्यादा पढ़ा लिखा खोजना पड़ेगा, उसको ढूंढेंगे तो फिर दहेज देना पड़ेगा। ये आती है समस्याएं। और ये जैसे कि आपने कहा, बिहार सरकार ने इसको लागू किया हुआ है। सही है, लागू किया हुआ है। लेकिन इन सभी बातों के साथ मैं एक बात बताऊं कि ये जो समस्या है ना, इसे कोई सरकार, कोई भी इसको ठीक नहीं कर सकता है। ये स्वयं ठीक करना होगा। ये हम हमें और आपको ठीक करना होगा। आ जाता है कि शुरुआत करो, शुरुआत करो, शुरुआत करो, लेकिन कहाँ से? तो ये शुरुआत हमें करनी होगी। हम अपने परिवार में से उसको शुरू करें। जो दहेज प्रथा एक, वो कहा जाता है कि पूर्वजों की तरह एक नहीं होता है कि हम पूर्वजों की बातों को लेकर के आ रहे हैं। ये एक सामाजिक धारणा बन गई है कि दहेज लेना जरूरी ही है। कुछ लोग तो ऐसे बात करते हैं कि भाई मेरी बेटी है तो हम तो देंगे, ठीक है आप दीजिए, लेकिन उसको दहेज का नाम नहीं दीजिए। एक मांग करना कि हमें इतना दहेज चाहिए, ये बहुत गलत है। जिसकी बेटी है उसके पास अगर जितना भी है वो उतना ही देगा, लेकिन ये कहना कि मुझे इतना चाहिए, ये गलत है। आप अपने बेटे के लिए दहेज की मांग करते हो, लेकिन जब अपनी बेटी की बारी आते हैं तो आप उसको बुरा मानते हो। एक बार ये सोचना पड़ेगा। और ये हमारे समाज की ऐसी सोच बन गई है, मतलब मुझे कभी कभी इतना बुरा लगता है कि आप खुद जब अपनी बेटी की बारी आती है आप बैठ के रोते हो, लेकिन जब बेटे की बारी आती है तो आप फिर वही मांग करते हो। आप भूल जाते हो कि हमने हमारे साथ क्या हुआ था। तो ये समाज को हमें, हम नहीं बदल सकते इसको। मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल रही हूँ कि हम नहीं बदल सकते हैं। स्वयं उनको बदलना पड़ेगा, स्वयं हमको बदलना पड़ेगा कि हम अपने बेटे की शादी करें। ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में भी हो रहा है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो सबसे शिक्षित लोग हैं, जो इस कानून को, इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, वही लोग ऐसा कर रहे हैं ज्यादा। ये भी एक आ रहा है। वो जानते हैं कि गलत है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी मांगे है। तो हमें खत्म करने के लिए स्वयं से शुरुआत करना होगा और ये मन में बैठा के रखना होगा कि आज हम मांग रहे हैं तो कल हमें देना भी है। तो मांगने के समय भी सोच लें कि देने के वक्त मुझे कितना रोना पड़ेगा। जैसे कि आप अपनी बेटी के लिए सोचते हैं कि मेरी बेटी किसी और के घर में जाएगी, तो वैसे ही दूसरे के लिए सोचें कि वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी आपके घर में आएगी। एक तो वो आपको अपनी बेटी दे रहा है, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वो आप क्या, कितना मतलब अमूल्य चीज वो अपने एक घर का एक सदस्य आपको सौंप रहा है। और आप उसको ला करके सोच रहे हो कि कुछ पैसे भी हम ले लें, कुछ दहेज भी ले लें, कुछ सामान भी ले लें। तो ये बिल्कुल खत्म करने के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा। सरकार तो बहुत दिनों से रट्टा लगाई जा रही है। क्या कर सकते हैं हम? वो कह रही है कि आप दहेज न लें न दें, लेकिन हम दोनों में से किसी को नहीं रोक रहे हैं। ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। तो हमें संकल्प लेना होगा हर एक व्यक्ति को कि ना हम दहेज देंगे, ना हम दहेज लेंगे, तभी जाकर के ये खत्म हो सकता है। थोड़ा समय लगेगा, इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर सब लोग साथ आएंगे तब जाके होगा, क्योंकि ये समाज की धारणा है और हम आपको समाज से लड़ना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, तो उस समाज में हमें रहने के लिए, जीने के लिए कुछ हमारे पास नियम भी होते हैं, कुछ ऐसी हदें भी होती हैं कि हम उसके आगे नहीं जा सकते हैं।
मैं आपको बता दूं कि इस पे एक छोटा सा उदाहरण है कि मेरे यहाँ एक लड़की की शादी हो रही थी, मेरे से जुड़ी हुई लड़की थी वो, मेरे से उसका बातचीत था, दोस्त थी हमारी। तो हमने उससे पूछा कि तुम्हारी तो अभी उम्र भी नहीं हुई है, शादी हो रही है, तो मतलब क्यों नहीं मना कर पा रही हो, क्यों नहीं कर रही हो। मैंने उसके घर वालों से भी बात किया। तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मैं उनको समझा सकती हूँ, मैं उनकी शादी को रोक नहीं सकती हूँ। तो ये मुझे उनको समझना होगा कि हम केवल समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो हमारे समाज को आगे लाने के लिए हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा। और कहा जाता है ना कि एक कोई बच्चा हो, उसके मन में बार बार आप एक ही बात बैठाइए कि नहीं, तुमको पढ़ाई करना है, तुमको पढ़ाई करना है, तुमको आगे जाना है, आगे जाना है, तो वो रट्टा की तरह समझ लेता है। कभी कभी तो उस पर बहुत गौर कर देता है कि नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए, उसके मन में बात बैठ जाती है कि नहीं, इन्होंने जो कहा मुझे करना है। लेकिन कभी कभी उसको लगता है ये कह के निकल गए। तो समझ नहीं आ रहा है कि अभी इसमें हमें करना क्या चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं। तो हमें करना यही होगा कि आप उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। ये हमें खुद को बदलना पड़ेगा। और जब हम खुद को बदलेंगे तो शायद आगे आने वाला समाज भी कम से कम हमारी, जैसे आपने कहा, एक महिला अगर अपने आप को शिक्षित करती है तो पूरे परिवार, पूरे समाज को। तो अगर एक व्यक्ति को शुरू, मान लीजिए हम शुरू करते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय मेरी जो समाज होगा, मेरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी होगा, वो कम से कम तो दहेज नहीं लेगा। तो इस तरह से हमें धारणाएं बनानी होंगी दहेज को लेकर के। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे हम सभी को, ये किसी अकेले की बात नहीं है, कोई ये किसको नहीं आगे कर सकता है, इसमें हम सभी को साथ देना होगा। और सभी को संकल्प लेना होगा कि हम ना ऐसा करें, ना ऐसा करने दें। जी, बहुत सुंदर बात। इसमें मेरा एक विचार था इस मामले में कि जब हम बात, चूंकि महिला सशक्तिकरण करण पे कर रहे हैं, तो अगर हर घर की महिलाएं इस बात पे अगर अडिग रहें कि हाँ, मेरे को बिल्कुल। अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका विरोध होगा। तो काफी हद तक ये जी बिल्कुल। मामला संभल जाएगा। तो कहीं ना कहीं औरतों को भी इस बारे में सोचनी चाहिए, जिनके बच्चे हैं, जिनके बेटे हैं, जिनके बेटियां हैं, शादी की उम्र है, कि अगर हम नहीं लेंगे, हम अपने परिवार में ना लेने देंगे ना देने देंगे, क्योंकि ये समस्या उनसे जुड़ी हुई है, महिलाओं से जुड़ी हुई है। तो ये धारणा लेके आनी होगी। और आज आपने जो भी बताया, बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी महिलाओं के लिए, बहुत सी लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज के तौर पे जाएगा। और हमने रूट केयर फाउंडेशन के जो रोल है उसके बारे में बात की, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसमें आपने जो भी बातें बताई हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, एक ऐसी संस्था है जो इस तरह के कार्य कर रही है। तो आखिर में मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपने कुछ अभी तक की जिंदगी में आपने जो भी सीखा है, तो आप और जो आपके पीछे से जो फॉलो करने वाले लोग हैं, जो लड़कियां हैं फॉलो करने वाली, उनको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, तो इसके लिए आप उनको एक तरह से कहें तो क्या गुरु मंत्र दे सकती हैं? कि गुरु मंत्र क्या दे सकते हैं? सबसे पहली बात तो खुद को लड़की माने, लेकिन ये ना समझे कि लड़की कमजोर। लड़की का नाम आते ही मन में एक अलग से भावना उत्पन्न हो जाती है। लड़की, ओ लड़की, ऐसे करके लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे घर में जब बच्चे का जन्म होता है, तो जैसे ही मतलब बच्चा पैदा होता है, तो लोग आकर के आगे सामने बोलते हैं लोगों से, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, ऐसे रिएक्शन होता है। फिर आके वो कोई बोलने वाले का भी देखिएगा आप, मैंने खुद देखा है हॉस्पिटल वगैरह में या घर में भी, लड़की हुई है, लड़की हुई है। ये सबसे पहले दूर करना होगा हमको, कि हमारा जो एक्सप्रेशन होता है चेहरे का, वही वहां साबित कर देता है कि मतलब हम क्या सोच रहे हैं। लड़की हुई है भाई, अच्छा बात है, लड़की हुई है, हमारी मतलब घर में एक खुशी आई है, लक्ष्मी आई है, ऐसा सोचना चाहिए ना। लड़की हुई है, एक अंदर से मायूसी आ जाती है, वो खत्म करना होगा। मैं पेरेंट्स के लिए ये बात बता रही हूँ, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उसके पेरेंट्स। अगर वो सपोर्ट करें तो वो समाज क्या, पूरी दुनिया से लड़ सकती है। अगर केवल उनके पेरेंट्स का सपोर्ट हो, किसी से भी नहीं डरेगी वो, क्योंकि उसके पास एक बहुत, जैसे कहा जाता है ना, भगवान हमारे साथ हैं, तो पेरेंट्स के रूप में उनके साथ भगवान होते हैं। तो अगर आप उनका साथ देंगे तो वो दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकती है वो, चाहे वो सामने कोई भी खड़ा क्यों ना हो। बस उनको अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले पेरेंट्स के लिए ये है कि आप मायूसी ना दिखाएं। और दूसरी बात, उनको
ऐसा बिल्कुल महसूस ना कराएं कि तुम लड़की हो, तुम्हें तो बस यही करना है, इतना ही तक करना है, क्या करोगी पढ़कर, क्या करोगी आगे जाकर, तुम्हें तो फिर वही करना है, घर में खाना बनाना है, घर में रहना है। तो ये जो मायूसी है वो ना दिखाएं आप उनको, ना उस मायूसी में उनको जाने दें। दूसरी बात कि लड़कियों के लिए कि हम अगर किसी भी काम का बीड़ा उठाते हैं कि हमें ये करना है, या हमारे अंदर वो प्रतिभा है, तो आप उसको लाने के लिए प्रयास करें, प्रयत्न करें। जैसे मुझे कहीं ना कहीं मंजिल मिल गई, रास्ता मिल गया, मैं आगे आ गई। हर किसी के पास ऐसा है, लेकिन आपको ढूंढने की जरूरत है कि हम कहाँ जाएं कि मुझे वो मंजिल मिल सकती है, मैं उस रास्ते को पार कर सकती हूँ। तो एक हमको सही रास्ता देने के लिए, सही मंजिल पाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो सहारा मुझे हमें खुद ढूंढना होगा कि हम कैसे अपनी बातों को समाज के सामने ला सकते हैं। ऐसे तो हम यहाँ खड़े होकर अपने छत से चिल्लाएंगे तब भी लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन हमें अगर कोई मंजिल मिल जाता है, कोई मंच मिल जाता है, वहां से अगर हम अपनी बातों को रखते हैं, तो कम से कम 100, 200, 400, 500, 1000 लोगों के पास पहुंचता है वो। और कुछ संगठन भी मुझे लगता है इस लाइफ से जुड़े होंगे। तो मैं उन संगठनों को भी ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके संगठन में महिलाएं आ रही हैं, तो आप उनको स्थान दीजिए, उनको मंच दीजिए, ताकि वो अपनी बातें बता सकें। हो सकता है बातों ही बातों में वो बहुत अच्छी बातें कर जाएं, जो कि आपके संगठन के लिए फायदेमंद हो, समाज के लिए फायदेमंद हो। और उस महिला को लगेगा कि नहीं, मेरे पास प्रतिभा है, मैंने दिखाया और उसको दिखाने के पश्चात मुझे ये मिला। तो हमें अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको निखारना होगा, अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा, अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ना होगा। किसी की प्रतीक्षा ना करें कि भाई मेरा राइट है, मुझे आज खाना खाना है, तो अब कोई कहेगा तब तो खाएंगे ना। ये बिल्कुल प्रतीक्षा ना करें, खाना है तो हम बनाएंगे और खाएंगे, ये मन में विचार रखें। हमें करना है तो बस हम करेंगे, किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि हाँ वो मुझे कहेगा तब करेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे, ये भी प्रतीक्षा ना करें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेरेंट्स पर जो भरोसा आप पे बनाते हैं, आप वही भरोसा उन पे बनाइए, ताकि घर वाले, क्योंकि ये बातें समाज में बहुत आती हैं कि लड़की को हम बाहर नहीं निकालते हैं क्योंकि लड़की भरोसा नहीं रख, मतलब भरोसा टूट जाता है, कुछ गलत रास्ते पे चल जाती है, गलत कदम उठा लेती है। तो ये खास करके लड़कियों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स का भरोसा पूरी तरह से जीत के रखें, ताकि आने वाले समय में अगर आपको घर से कहीं जाना हो या किसी चीज में पार्टिसिपेट लेना हो, तो आपको पेरेंट्स को ये ना सोचना पड़े कि मैं इसको भेजूं ना भेजूं, क्या करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल ना सोचना पड़े, तुम जाओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी के समाज के लिए है कि हमें उनका भरोसा बनाए रखना है, भरोसे को तोड़ना नहीं है। और तभी जाकर के हमारे पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अभी के समाज के लिए। तो मेरा इतना ही कहना है। और संघर्ष तो मैंने पहले ही कहा सभी के जीवन में है, और बिना क्या कहा जाता है कि क्या मजा है जीने में जब संघर्ष ना हो, ऐसा कुछ करके, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक लाइन आती है कि जब तक संघर्ष ना हो जीवन में, जीवन का आनंद नहीं मिल पाता है। क्योंकि कठिनाइयों से तो हम आगे बढ़ते हैं, तभी तो हमको अनुभव मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर अनुभव पाना है, अगर समाज में आगे जाना है, तो कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ेगा। और अगर बिना कठिनाई के भी कुछ मिल जाए तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम तो समझे ही नहीं ना कि हमें यहाँ तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज मुझे मुझे मिला है, सामना करना पड़ा है, तो मैं आगे आने वाली लड़कियों को बताती हूँ कि तुम्हें ये कठिनाई आ सकती है, यहाँ यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं बता सकती हूँ, तो ये भी एक बात है। बस मेरा इतना ही कहना है। आगे आपका कुछ हो या किसी के सवाल आए हो तो मुझे आप बताएं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अब हाँ, हेलो। हाँ माफी जी चाहता हूँ, बोलिए। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। अच्छा, मैं लास्ट में ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आपको इन सभी चीजों की प्रेरणा किनसे मिलती है? आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे चाचा हैं, ओके। जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं। वो संघ में भी काम किए हैं कोलकाता में। तो वो लोग काम किए थे, लेकिन उन्हें किसी कारणवश गांव में आना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, वो उस समय के ग्रेजुएट हैं, लेकिन अभी मतलब बहुत अच्छे से खेती करते हैं। एक लोगों के मन में भावनाएं होती है कि भाई इतना पढ़े लिखे हैं, हम खेती क्यों करें। बहुत अच्छे से खेती करते हैं और उनका बहुत सपोर्ट है। कभी कभी तो उनसे भी मेरी लड़ाई हो गई कि भाई आपने मुझे पहले कहा कि आगे जाओ, अब मैं जा रही हूँ तो आप बोलते हो कि भाई रहने दो अब। बीच में ऐसा हुआ था एक बार, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, अब इसकी प्रतिभा को दबाना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये हो गई थी कि नहीं, मुझे अब मैं आ गई हूँ तो मुझे करना है।
तो जी, उनका बहुत सपोर्ट रहता है। बहुत सुंदर बात। अच्छा, एक चीज अभी आपने जो खेती की बात करी तो मुझे कुछ याद आया। अक्सर मैंने अच्छा। आपको बहुत खेती वेती और ऐसे फार्मिंग के चीजों में बहुत आपके जी। तस्वीरें मैंने देखी हैं फेसबुक पे। तो आपका बहुत मन लगता है या ये सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप डालती हैं? नहीं, देखिए, दो तीन फायदे होते हैं इससे। एक तो सबसे पहली बात कि भारत कृषि प्रधान देश है, जी। और कहा भी जाता है कि किसान देश का आधार है। और अभी के समय आप देख रहे हैं कि हर चीज के, हर लोगों के पास एक ही है कि अगर आज किसान नहीं होता तो क्या होता, हम खाने के लिए तरस रहे होते। दूसरी बात कि हम जब गांव में रहते हैं और खेतों में जो हम जा करके अपना काम करते हैं, तो एक अलग ही आनंद मिलता है। और आनंद के साथ साथ हम एक, इसको कह सकते हैं स्वरोजगार। यहाँ तक मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत जी। जो भी चल रहा है, तो ये आत्मनिर्भरता है, हम स्वयं करें। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे में, मेरा फोटो डालने का मकसद यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये धारणाएं हैं कि ऐसे जो कृषि में पढ़ाई भी करते हैं, कृषि विज्ञान से, वो बाहर रहकर पढ़ाई भी करते हैं एग्रीकल्चर से, वो वापस आकर खेती नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उनको सर, हमने इतना मतलब बाहर जाके हमने पढ़ाई किया, मैं यहाँ आके खेती करूं, ये उनके अंदर होता है। तो मुझे इस भ्रास को, जो अंदर की ये भ्रम है, उसको निकालने के लिए मुझे फोटो को डालना पड़ता है कि आप देखो, मैं एक लड़की हूँ ना, एक लड़की हो करके मैं अपने खेतों में काम कर सकती हूँ। क्योंकि बचपन से ही मुझे सिखाया गया है और मैंने बचपन से ऐसा किया है। खेतों में धान की रुपाई करना, गेहूं का कटाई करना, रुपाई करना, या सब्जियां, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है। और हम इसलिए दिखाते हैं कि ताकि ये लोग सामने वाले कुछ सीखें। ये ऐसा भी नहीं है खेती एक ठप्पा है कि हाँ एक वही व्यक्ति खेती करेगा जो इससे जुड़ा हुआ होगा या इस जाति का होगा। हमारे तो जाति की एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपको पहले बता दूं। ये जाति के जी। चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नुकसान में पड़ जाती हैं। तो खेती का मतलब ये है कि हम खुद स्वयं आत्मनिर्भर बने और खेतों में काम करें, ताकि हमारे जो भी बंजर जमीन बहुत पड़े हैं, तो वो जमीन खाली न रहे, वहां कुछ ना कुछ उपजे। अभी के समय में तो खेती बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर आने वाला समय में खाने के लिए बहुत ही मुश्किलें आने खड़ी होने वाली है। तो ये मेरा फोटो डालने का बस एक ही मकसद होता है कि आप अपनी मानसिकता को दूर करें। और दूसरा, वो जो कहानियों में लिखा होता है ना कि एक गरीब किसान परिवार था, इसे मुझे हटाना है भाई। जी, किसान, बहुत। गरीब परिवार, आपने किसान को कृषि प्रधान देश बता दिया, किसान को देश पर निर्भर करा दिया, और आपने उसको गरीब किसान डाल दिया। ये कहाँ की भाई मतलब नियम है कि आपने उसको एक देश का राजा भी बता दिया और अपने कहानी में गरीब किसान भी डाल दिया। तो लोगों चलिए, के मन बहुत में ये सुंदर। धारणाएं होती है, कभी कभी आप अ, देखिएगा। अभी लक्ष्मी जी, हमारे पास थोड़ी समय की कमी है। जी पर फिर भी एक जी जी बहुत जी ही ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि रूट केयर फाउंडेशन के लिए समाज से आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं समाज से ये कहना चाहती हूँ कि ये एक सब बहुत अच्छी संस्था है जो कि इस जिले में स्टार्ट हुई है। इसमें महिला हो या पुरुष हो, सभी को आगे बढ़ने का मौका है। सभी के लिए ये बहुत अच्छा एक संस्था है। और इसमें हम बहुत सारी, जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं डीजेस के बारे में जानकारियां, क्योंकि जो इसको चलाने वाले हैं, आप सभी को पता होगा, वो खुद डॉक्टर एक हैं, दोनों वो लोग। तो उसमें डॉक्टर्स भी हैं, और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे अभी डॉक्टर्स भी इसमें जुड़ने वाले हैं जो कि अवेयरनेस करने के लिए गांव गांव तक जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे पास है कि हम इस फाउंडेशन के माध्यम से जो जानकारियां हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती हैं या हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं जान पाते हैं, वो हमको इससे जानने का मौका मिलेगा। दूसरा, जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको अपनी प्रतिभा जो है अंदर है, लेकिन वो कहीं निखार नहीं पाते हैं, उनको कोई स्थान नहीं मिल पाता है, मंच नहीं मिलता है। वो मंच दे रही है रूट के फाउंडेशन। वो मंच देना बहुत बड़ी बात है कि एक आप गांव के बच्चे को, मैंने देखा था एक फोटो में, इसमें एक गांव की जो लड़की है, उसके मतलब पैर में वो, एक नॉर्मल सी लड़की है बिल्कुल, और वो एसपी साहब के हाथों अवार्ड ले रही है। ये बहुत बड़ी बात है रूट केयर फाउंडेशन के लिए कि हम ऐसी भी लड़कियों को या लड़कों को उठा करके लाते हैं जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते, या खुद नहीं वो जानते कि मुझे में ये प्रतिभा है। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, और आगे आने वाले समय में भी हम लोग बहुत सारी प्लानिंग किए हुए हैं। तो हम लोग इस पे बहुत सारे कार्य करेंगे। तो रूट केयर फाउंडेशन समाज के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और मुझे लगता है कि इससे लोगों को इसमें आना चाहिए, सीखना चाहिए, और बहुत सारी जानकारियां हैं, इससे लेना चाहिए।
जी, बहुत सुंदर। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और आज अपने फाउंडेशन के बारे में जो एक हमारा मुद्दा था वुमेन एम्पावरमेंट, उसके ऊपर आपने बात की। और बिल्कुल सही है। जाते जाते मैं भी यही कहना चाहूंगा दर्शकों से कि देखिए, एक पंख से चिड़िया नहीं उड़ सकती है। तो अगर हम एकदम सिंगल साइडेड एजुकेशन या सिंगल साइडेड कंसर्न रखेंगे और सिर्फ मेल एजुकेशन और मेल एम्पावरमेंट पे ही अगर जोर देते रहे, तो फिर एक देश और एक समाज को हम उड़ने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोनों पंख मजबूत होने चाहिए। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो से अगर आपने जो भी सीखा है, आप दूसरों को भी अवेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय बिहार। नमस्ते, सभी को नमस्ते। जी, धन्यवाद।